अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका एम स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आंखों को नम कर देगी और आखिर में एक ऐसी बात सिखा जाएगी जो शायद लफ्जों में नहीं मगर जज्बों में बस जाएगी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिल्लत और इल्जाम का बोझ। गांव के कच्चे रास्तों पर मिट्टी उड़ती थी और इस मिट्टी में एक जवान, मेहनती मगर थका हुआ लड़का रोज काम ढूंढने निकलता था। नाम था इसका रफीक। चेहरे पर धूप की जलन, हाथों में छाले और आंखों में अधूरी उम्मीदों का अक्स। मगर गांव वाले इसे रफीक नहीं कहते थे। वो तो बस एक कामचोर था, एक बेकार, एक चूर। ओए जा उधर से, तेरे जैसे को तो अपने दरवाजे पर भी खड़ा ना होने दें, कसाई ने गुस्से से छुरी तेज करते हुए कहा। रफीक ने आहिस्तगी से सर झुका लिया। वो कुछ कहता भी तो क्या, जबान बोलती तब है जब दिल में कोई सुनने वाला हो। मां के लिए दूध लेना है, थोड़ा उधार दे दें, कल मजदूरी मिली तो वापस कर दूंगा, किस्म कुरान की। रफीक ने इल्तिजा की। कसमें न खा, पिछले महीने भी कहा था, आज तक कुछ वापस नहीं आया। भाग यहां से, भिखारी कहीं का, कसाई ने झिड़क दिया। रफीक खामोशी से पलटा और वापस गली की तरफ चल दिया। हर कदम के साथ इसके जूते से मिट्टी निकलती, मगर उसका दिल, वो अंदर ही अंदर मिट्टी में दफन होता जा रहा था। घर के अंदर छत टपक रही थी, दीवारों में नमी थी और एक कोने में बिस्तर पर उसकी मां ज़ैनब बीबी नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। इसके चेहरे पर वक्त की झुर्रियां थीं और हाथों पर दुआओं के निशान। आ गए बेटा, कुछ मिला? मां की आवाज कमजोर थी मगर उम्मीद से लबरेज। रफीक ने मुस्कुराकर झूठ बोला, जी मां, दूध नहीं मिला, लेकिन गर्म पानी है, अभी लाकर दूंगा। मां ने आसमान की तरफ देखा और जेरे लब कुछ पड़ा। शायद वो अपने रब से बात कर रही थी, शिकायत नहीं, बस अर्ज। रफीक ने बर्तन में गर्म पानी लाकर मां को दिया। मां ने कपकपाते हाथों से बर्तन थामा और सिसक कर बोली, रब तुझे खुश रखे बेटा, तो ही है जो मेरी खिदमत करता है। रफीक खामोश बैठ गया। इसके दिल में एक तूफान था मगर लबों पर सिर्फ खामोशी। वो जानता था कि मां की बीमारी बढ़ रही है, दवा चाहिए, पर पैसे कहां से लाए? गांव वाले तो उसे देखकर ही रास्ता बदल लेते हैं। अगले दिन वो फिर निकला मजदूरी की तलाश में। पहले मिस्त्री के पास गया। चाचा, कुछ काम हो तो बताइए, कुल्हाड़ी भी साथ लाया हूं। मिस्त्री ने तंजिया हंसी में कहा, तेरे बस का नहीं लड़के, कल के लौंडे आज मेहनत की बात करते हैं। रफीक ने कुछ न कहा, बस गर्दन झुकाकर वापस चल पड़ा। इससे याद आया कि बचपन में इसका बाप हमेशा कहता था, बेटा मेहनत करना कभी छोड़ना मत, वक्त सब बदल देता है। मगर अब वो बाप भी नहीं रहा और वक्त तो जैसे साकित हो चुका था। रास्ते में कुछ बच्चे इस पर हंसने लगे, रफीक चूर, रफीक बेकार, हा हा हा। रफीक ने इनकी तरफ देखा, आंखों में आंसू तो थे मगर जुबान पर कोई लफ्ज नहीं। वो जानता था बच्चों ने खुद से कुछ नहीं सीखा, ये सब उनके बड़ों से आया है। शाम को जब वो वापस आया तो मां तस्बीह कर रही थी। बेटा, एक दुआ सुनी है आज, रब जरूर सुनेगा, सब्र कर, हर रात के बाद सवेरा होता है। रफीक ने मां के हाथ चूमे और आहिस्ता से बोला, मां, मैं थक गया हूं, क्या रब को भी मेरी मेहनत नजर नहीं आती? मां ने आंखें बंद कर ली और नम लहजे में सिर्फ इतना कहा, वो देख रहा है बेटा, वो सब देखता है। अंधेरा बढ़ चुका था, बाहर हवाएं तेज हो रही थीं। रफीक दरवाजे के पास बैठा चुपचाप मां के साथ लिहाफ में लेटा हुआ था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टुक टुक टुक। रफीक चौंक गया। इस वक्त कौन हो सकता है?
गांव में तो कोई हाल भी नहीं पूछता, रात के इस पहर कौन आया? वो आहिस्ता से उठा और लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दस्तक दोबारा हुई, इस बार जरा जोर से। टुक टुक टुक। रफीक ने लरसते हाथों से कुंडी खोली और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक अजनबी खड़ा था। झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी और थका हुआ जिस्म, हाथ में एक छोटा सा कपड़ा, शायद पगड़ी। रफीक की आंखें हैरत से फैल गईं। अब कौन? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, बेटा, सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या तेरे दिल में अब भी नरमी बाकी है? रफीक चंद लम्हे इसे खामोशी से देखता रहा। सर्द रात में इस अजनबी की लरसती आवाज और थके वजूद में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर रहा था। उसने एक लम्हे को मां की तरफ देखा, फिर इस बुजुर्ग के कपकपाते हाथों की तरफ और बगैर कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। आइए अंदर। लेकिन अम्मा बीमार हैं, आवाज आहिस्ता रखिएगा। बूढ़ा झूमते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ और कोने में बिछे चटाई पर बैठ गया। रफीक ने लकड़ी का दरवाजा बंद किया और जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ गया। कुछ भी ना था, बस मां का बचा खिंचा दूध जो दवा के वक्त देना था। या अल्लाह, वो दिल में बुड़बुड़ाया, मां का दूध इस मुसाफिर की खिदमत। फिर उसने दूध को प्याले में डाला, हाथों से संभाल कर बुजुर्ग के सामने रख दिया। बस यही है बाबा जी, मुआफ कीजिएगा, कुछ और नहीं। बूढ़े ने प्याला थामा, थोड़ा सा रुका, फिर आहिस्ता से कहा, बेटा, ये तो वही दूध है जो मां के लिए बचाया गया था, है ना? रफीक ने चौंक कर देखा, आपको कैसे पता? बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। जो दिल से देता है, इसका दर्द भी छुपता नहीं। वो प्याला होंठों से लगाया और फिर चंद घूंट पीकर रख दिया। फिर लरसती उंगलियों से तस्बीह निकाली और रफीक की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ किया इसका सिला जरूर मिलेगा, मगर याद रखना, आजमाइश अभी बाकी है। रफीक कुछ ना समझ पाया। वो सवाल करना चाहता था, मगर इस बुजुर्ग ने खामोशी से उठने का इशारा किया। रब तुझे आसानियां दे बेटा, ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और अंधेरे में गुम हो गया। रफीक देर तक दरवाजे के सामने खड़ा रहा, जैसे वो किसी इनकही बात को सुनने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह गांव में हलचल थी। एक अमीर जमींदार के घर में चोरी हो गई थी। सारा गांव हुजूम की सूरत में इसके दरवाजे के बाहर जमा था। मेरी तिजोरी से पैसे गए हैं। और वही पुराना चोर रफीक कल रात उधर ही मंडला रहा था। जमींदार चीखा, हां हां, मैंने भी इसे वहां देखा था। एक औरत ने हामी भरी, इसे पकड़ो, सबक सिखाओ उसे। हुजूम में एक आवाज उभरी। रफीक को खबर भी ना हुई कि कब वो मुजरिम करार दे दिया गया। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने सोचा शायद वही बूढ़ा वापस आया होगा, लेकिन सामने हुजूम था। गुस्से से भरे चेहरे, हाथों में डंडे और आंखों में नफरत। निकालो इस कमीने को बाहर, एक आदमी चलाया। उसने चोरी की है, इसे पुलिस के हवाले करो, दूसरे ने कहा। रफीक हक्का बका रह गया। चोरी? मैंने? अब सबको गलत फहमी हुई है। मैं तो कल रात अपनी मां के साथ था। झूठा है? यही कहता है हर बार। कसाई ने जोर से डंडा जमीन पर मार। अम्मा, जो अंदर बेहोशी के करीब थी, लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची। मेरा बेटा चोर नहीं, खुदा के वास्ते इसे छोड़ दो। लेकिन किसी ने ना सुनी। एक शख्स आगे बढ़ा और रफीक का गिरेबान पकड़ लिया तो अब जेल में सड़ेगा। रफीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां की तरफ देखा, जो दीवार से टेक लगाकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मां, मैंने कुछ नहीं किया। जमींदार ने पुलिस को बुलवा लिया था। चंद ही लम्हों में सिपाही पहुंच गए और रफीक को हथकड़ियां पहना दी गईं। यह सब गलत हो रहा है, रफीक धीमी आवाज में बोला। सिपाही ने तुंद लहजे में कहा,
अदालत तय करेगी कि क्या सही है। रफीक ने कोई मुजाहमत नहीं की, बस एक बार पीछे मुड़कर अपनी मां को देखा जो अब जमीन पर गिर चुकी थी, सांस उखड़ी हुई, आंखें बंद। अम्मा, उसने चीख कर कहा, मगर अब देर हो चुकी थी। गांव वाले खामोश खड़े थे, जैसे एक तमाशा देखने आए हों। रफीक के लबों पर सिर्फ एक ही जुमला था, मेरा रब सब जानता है। हथकड़ियां हाथों में थीं, कदमों में लर्जिश और दिल में एक अजीब सा सुकून। रफीक की आंखों से अश्कों की लकीर बह निकली थी, मगर होंठों पर फिर भी वही जुमला था, मेरा रब सब जानता है। गांव वाले इसे देखकर कुछ पछताए, मगर जबान पर कुछ ना आया। पुलिस की गाड़ी उसे लेकर निकल गई, पीछे बस उसकी मां जमीन पर बेहोश पड़ी रह गई। जेल की सलाखों के पीछे पहला दिन जैसे सदियों का बोझ हो। सख्त चारपाई, बदबूदार कमरा और इर्द गिर्द मुजरिमों की गालियों की आवाजें। मगर रफीक चुप था, किसी से ना लड़ा ना बहस की। उसने कोने में बैठकर आंखें बंद की और दिल ही दिल में अपने रब से बात शुरू कर दी। या अल्लाह, अगर ये भी तेरा इम्तिहान है तो मैं तैयार हूं। मां कहती थी तो सब्र वालों का साथ देता है, बस मेरी मां का हाथ थाम ले। रात का अंधेरा जैसे जेल के अंदर उतर आया था। बाकी कैदी खर्राटे ले रहे थे, लेकिन रफीक जाग रहा था। इससे अम्मा की खांसी की आवाजें याद आ रही थीं, इसके चेहरे पर पसीने के कतरे, वो थकी हुई दुआएं। हर मंजर जैसे दीवारों पर उभरा हुआ था। दूसरी तरफ गांव में ज़ैनब बीबी को मोहल्ले वालों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने मुआयना किया, सर हिलाया और कहा उन्हें फौरन दवा और ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन साहब, पैसे तो कुछ भी नहीं। हमसाया बोला। डॉक्टर ने अफसोस से कहा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। यह वक्त पैसे का नहीं, जान बचाने का है, मगर उसूल उसूल होता है। ज़ैनब बीबी की सांसें धीमी पड़ गईं, मगर लबों पर फिर भी बेटे का नाम था, रफीक। मेरा बच्चा बेगुनाह है। इधर जेल में अगली सुबह रफीक को एक कागज और कलम मिला। उसने एक खत लिखा, ना वकील को ना अदालत को, सिर्फ अपने रब को। मेरे रब, मैं तेरा बंदा हूं। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुआफ कर दे, अगर बेगुनाह हूं तो इंसाफ दे। मेरी मां बीमार है, इसे बचा ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मां को राहत दे दे। तेरा रफीक। इस खत को उसने कैदियों की टूटी हुई दीवार के एक सुराख में छुपा दिया, जैसे वो जानता हो रब वहां से भी पढ़ लेगा। 3 दिन गुजर गए, ना कोई मुलाकात ना कोई खबर। खाने में सिर्फ सूखी रोटी और पानी, मगर रफीक ने शिकायत न की। दूसरे कैदी उसे अजीब नजरों से देखते, ये चुप क्यों है? रोता भी नहीं, चीखा भी नहीं। एक कैदी बोला, शायद पागल हो चुका है। दूसरा बोला, नहीं, ये किसी बड़े रब पर यकीन रखता है। चौथे दिन दोपहर के वक्त जेल के सिपाही ने आकर रफीक को आवाज दी, ओए नंबर 27, कोई तुमसे मिलने आया है। रफीक हैरत से उठा, कदम लड़खड़ाते थे। जब मुलाकात के कमरे में पहुंचा तो एक बावकार शख्स मेज के पीछे बैठा था, हाथ में फाइल, चेहरे पर संजीदगी। बैठो रफीक, इसने नरमी से कहा। रफीक खामोशी से बैठ गया। मैं वकील अहमद हूं, तुम्हारा केस मेरे पास आया है। केस? लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं। वकील कहां से? अहमद मुस्कुराया, किसी ने तुम्हारे लिए जमानत करवाई है और तमाम कागजात जमा करा दिए हैं। रफीक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है जो मेरे लिए? वकील ने मेज से एक पर्ची निकाली और आगे बढ़ाई। इस पर एक आध जुमला लिखा था, जिसने मुझे पानी पिलाया, मैं इसके लिए पानी बन गया। रफीक की आंखें नम हो गईं। ये अल्फाज वही बुजुर्ग कह सकते थे, वही जिसे इस रात दूध पिलाया था, वही जो कहकर गया था, आजमाइश अभी बाकी है। तुम आजाद हो,
रफीक व वकील ने कहा, मगर यही सब नहीं। इस बुजुर्ग ने कहा है तुम्हें शहर ले जाना है, एक मौका तुम्हारे इंतजार में है। रफीक के लब साकित हो गए, दिल जैसे रुक गया हो। शहर? मौका? कैसा मौका? वकील ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो वहां जाकर ही पता चलेगा। लेकिन इसने एक बात कही है, इस लड़के को ले आओ जिसका ईमान कैद में भी जिंदा रहा। वकील की वो बात रफीक के दिल में उतर गई। सलाखों से बाहर कदम रखते ही जैसे हुआ बदल गई हो। एक बार फिर रोशनी आंखों को चुभने लगी, लेकिन इस बार दिल में रोशनी का एक नया चिराग जल चुका था। जेल से निकलते हुए इसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, शुक्र है रब, तेरी जमीन तंग जरूर थी पर तेरा दर कभी बंद नहीं हुआ। अगले दिन रफीक को एक छोटे शहर ले जाया गया। वकील इसे एक दरमियाने दर्जे की कंपनी के दफ्तर में ले गया। इमारत सादा थी, मगर अंदर का माहौल साफ सुथरा और मुनज्जम। यहां एक खाली पोस्ट है, चपरासी की वकील ने बताया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो कल से काम शुरू कर सकते हो। रफीक ने झोंक कर कहा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता साहिब, रोजी इज्जत की हो यही काफी है। और यूं रफीक ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। पहला दिन सब इसे शक की नजर से देखते रहे। पुराना लिबास, शर्मीली आंखें और बोलने में एहतियात, जैसे हर जुमला तोलकर बोलता हो। मगर वक्त के साथ इसकी नरमी, खामोश मेहनत और वक्त की पाबंदी ने सबको मुतासिर करना शुरू कर दिया। दफ्तर का दरवाजा वो सबसे पहले खोलता, सफाई करता, चाय बनाता, फाइलें वक्त पर पहुंचाता। कोई इसे आवाज दे, इससे पहले वो खुद हाजिर हो जाता। एक दिन मैनेजर साहब ने कहा, रफीक, तुमने जो फाइल कल रात घर भिजवानी थी वक्त पर पहुंचा दी? जी साहब, रात 11 बजे डाकिया ना मिला तो खुद साइकिल पर ले गया। मैनेजर हैरत से देखता रह गया। ईमानदारी का यह मेयार तो अब सिर्फ किताबों में रह गया था। रफ्ता रफ्ता 6 माह गुजर गए। रफीक के अंदाज, इसकी संजीदगी और मेहनत ने सबको कायल कर लिया। अब वो सिर्फ चपरासी नहीं रहा, बल्कि दफ्तर का भरोसा बन चुका था। एक दिन अचानक कंपनी के मालिक की आमद की खबर फैली। सब लोग तैयारियां करने लगे। रफीक ने भी पूरा दफ्तर साफ किया, खुशबू लगाई और इस्तकबालिया संभाला। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होने वाला शख्स वही था। झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी और सुकून से भरी आंखें। वही बुजुर्ग जो एक रात रफीक के दरवाजे पर खड़ा था। रफीक के हाथ से पानी का गिलास गिरने वाला था, मगर उसने खुद को संभाला। बूढ़े ने रफीक को देखकर मुस्कुराया, जैसे बरसों पुरानी मुलाकात दोबारा जिंदा हो गई हो। पहचाना मुझे बेटा? रफीक ने लरसती आवाज में कहा। अब वही बुजुर्ग जिन्हें मैंने मां का दूध। बुजुर्ग ने हल्का सा हाथ इसके कंधे पर रखा। हां, मैं ही हूं। इस रात तो ने जो दिया वो रब ने मेरे दिल में उतार दिया, और मैंने फैसला किया तुझे आजमा कर देखूं कि सब्र, सच्चाई और नरमी आज भी जिंदा हैं या नहीं। रफीक की आंखें भीग गईं। लेकिन बाबा जी, अब तो मैं इस कंपनी का मालिक हूं बेटा, पर असल दौलत मेरे लिए लोगों के दिलों में जगह बनाना है। और तो वो बंदा है जिसने मुझे रब की याद दिला दी। फिर वो वकील की तरफ मुड़े और बोले, क्या वो दस्तावेजात तैयार हो गई? जी सर, तैयार हैं। बुजुर्ग ने कलम निकाला और रफीक के सामने कागजात रख दिए। इस पर दस्तखत करो। तुम्हें इस कंपनी में बतौर मैनेजर अपॉइंट किया जा रहा है। रफीक को यकीन ना आया। मगर मैं तो सिर्फ। नहीं बेटा, बुजुर्ग ने बात काटी, तुम वो हो जिसने कैद में रब को याद रखा, आजमाइश में सब्र किया और नेमत मिलने से पहले शुक्र अदा किया। ऐसे लोग ही क़यादत के काबिल होते हैं। रफीक के हाथ कांपते हुए दस्तखत कर रहे थे। दिल में शुक्र, आंखों में मां का चेहरा।
अगले हफ्ते इसने मां को शहर बुला लिया। मां को अस्पताल में दाखिल कराया, मुकम्मल चेकअप हुआ, इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा अगर 2 महीने पहले आ जाती तो हालत नाजुक हो सकती थी, मगर अब इलाज मुमकिन है। मां ने हंसते हुए आंखें बंद की। रब ने देर की, अंधेर नहीं। कंपनी में अब रफीक का अलग कमरा था, मेज, कुर्सी और एक छोटा सा नाम का बोर्ड। रफीक अहमद, जनरल मैनेजर। जिंदगी जैसे नई करवट ले चुकी थी। वही हाथ जो कभी चाय के कप थामते थे, अब फैसले के कागजात थामे हुए थे। और दिल, वो आज भी वैसा ही आजिज, वैसा ही शुक्रगुजार। चंद महीने और गुजरे और एक दिन रफीक ने कहा अब वक्त है लौटने का, गांव जाकर अपनी मां का शुक्र अदा करने का, इन दरवाजों को देखने का जहां से तानों के पत्थर मिलते थे। गाड़ी गांव की तरफ रवाना हुई। सड़क पर गर्द उड़ती रही, जैसे वक्त फिर उसी मिट्टी की तरफ पलट रहा हो। जब गाड़ी गांव में दाखिल हुई तो सब नजरें इस पर थीं। कुछ पहचानने की कोशिश में, कुछ हैरत में और कुछ शर्मिंदगी में। दरवाजे खिलने लगे, खिड़कियां हटने लगे और वही लोग जो रफीक को चूर कहते थे अब साकित होकर इसे देख रहे थे। रफीक अब वही रफीक नहीं रहा था जिस पर लोग थूकते थे, जिसे चूर और बेकार कहा जाता था। अब इसकी पेशानी पर एतमाद, हाथों में वकार और लिबास में वक़ात थी। दरवाजों से झांकती नजरें, खिड़कियों से झांकती हैरत और बच्चों के चेहरों पर सवाल, ये वही है? अरे ये तो रफीक लगता है, ये कैसे बदल गया? महल्ले की वो औरतें जो कभी उसकी मां से बात तक न करती थीं, अब दोपट्टा संभाल कर सलाम कर रही थीं, बेटा रफीक, माशाअल्लाह, तेरी मां की तरबियत ने हमें आज शर्मिंदा कर दिया। रफीक ने नरमी से सर झुकाकर जवाब दिया, मेरी मां की दुआ ने मुझे वो बनाया जो मैं खुद कभी ना बन सकता था। मां को जब सब औरतों ने घेर लिया तो उनकी आंखों में अकीदत थी, ज़ैनब बाजी अब तो वलियों की मां निकले। दुआ करें हमारे बच्चों के लिए भी ऐसी किस्मत हो। मां ने हंसते हुए कहा, बस दिल साफ हो, नियत सच्ची हो, रब सब संवार देता है। महल्ले के बच्चे दौड़ते हुए रफीक के पास आए, हाथों में कापियों के पन्ने। रफीक भाई, ऑटोग्राफ देना, आप तो अब टीवी पर आएंगे ना? रफीक ने मुस्कुराकर उन सब के सर पर हाथ रखा। बेटा, जब तुम्हारे हाथों में किताब हो तब ऑटोग्राफ मांगना, मैं दूंगा, लेकिन वादा करो मेहनत नहीं छोड़ोगे। महल्ले का पुराना कसाई जो कभी रफीक को धुतकारा करता था, शर्मिंदा सा सामने आया। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुआफ कर देना। अगर मुमकिन हो तो मेरे भतीजे को अपनी कंपनी में कोई छोटा मोटा काम। रफीक ने बगैर किसी तलखी के कहा, मैं बदला लेने नहीं आया। किस्मत बदलने के बाद दिल नहीं बदलते, बस नजरिया बदल जाता है। आपका भतीजा काम पर लग जाएगा अगर नियत साफ हो। जमींदार जो कभी पुलिस बलवाकर इसे चूर कहता था, आज 2 कदम पीछे होकर नजर नीची किए खड़ा था। रफीक, मैंने तेरे साथ ज्यादती की, अपनी औकात समझ बैठा था। तो वो निकला जिसे रब ने मकाम से नवाजा। रफीक ने इसके करीब आकर कहा, कभी मत समझना कि वक्त हमेशा एक सा रहेगा, और कभी किसी को कमजोर मत जानना, क्योंकि रब की नजर में वही बड़ा है जो झुका हुआ हो, अकड़ा हुआ नहीं। फिर वो मां के कदमों में बैठ गया। जमीन पर झुककर इसके हाथ चूमे, माथा उसके कदमों पर रखा और धीमी आवाज में बोला, मां, तेरी दुआ थी जो रब तक पहुंची। मैं कुछ ना था, मुझे रब ने बनाया, और वो भी सिर्फ तेरे सब्र की वजह से। मां ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा, जिस मां के दिल में दुआ हो इसकी औलाद कभी रुसवा नहीं होती। शाम के वक्त रफीक मस्जिद के बाहर खड़ा था। अजान की आवाज गूंज रही थी, आसमान नारंगी हो चुका था और फजा में सुकून का अजब रंग था। चंद नौजवान उसके गिर्द खड़े हो गए। रफीक ने आसमान की तरफ देखा और फिर मस्जिद के मीनार को, और कहा,
जब नसीब बदलता है दुनिया हार जाती है, क्योंकि दुनिया सिर्फ हाल देखती है मगर रब दिल, नियत और सब्र को देखता है। चंद लम्हों की खामोशी रही, जैसे हुआ भी सुन रही हो। फिर इसने पलट कर कहा, दोस्तों, अगर अब भी जिल्लत के दिनों में सब्र करते हैं तो याद रखें, आपका रब खामोश हो सकता है मगर भूलता नहीं। वो देख रहा होता है, गिनता है हर आंसू और फिर देता है। ऐसा देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। अगर आपने भी कभी मायूसी में सजदा किया हो, अगर आपने भी रातों को रब से रूकर दुआ मांगी हो, तो ये कहानी आपके दिल से निकलकर वहां जा पहुंची है। एमए स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि दिल से निकलने वाली मजीद कहानियां अब तक पहुंचती रहे। अल्लाह आपका नसीब भी ऐसा बदले कि दुनिया हैरत में डूब जाए। आमीन।